हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। कैसे ये दोनों कंपनीज भारत को ट्रेड करने के लिए आए थे और बाद में ये भारत के कुछ हिस्सों में अपना गढ़ बनाया, ये हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है प्रोग्रेस ऑफ द इंग्लिश कंपनी। तो पहले हम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। In the year 1599, a group of English merchants calling themselves merchant adventurers formed a company. साल 1599 को कुछ इंग्लिश व्यापारियों ने, जो खुद को दुसाहसिक व्यापारी बोलते थे, वो एक कंपनी क्रिएट किए। वो खुद को इसलिए शायद दुसाहसिक व्यापारी बोलते थे क्योंकि उन दिनों में सी रूट से ट्रेड करना एक एडवेंचर और दुसाहसिक कार्य माना जाता था। तो इसलिए वो खुद को एडवेंचरर्स मर्चेंट मानते थे और उन्होंने मिलकर एक कंपनी क्रिएट किया जो कि बाद में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना गया। तो हम पढ़ेंगे कि ऑन December 31st in the year 1600, Queen Elizabeth I issued a charter with rights of exclusive trading to the company named the Governor and Company of Merchants of London trading into East Indies। साल 1631 दिसंबर को क्वीन एलिजाबेथ ने उस कंपनी को अपना चार्टर प्रोवाइड किया विथ राइट्स ऑफ एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग, कि उसको ट्रेड करने का एक्सक्लूसिव राइट मिला। हम बोल सकते हैं उसको ट्रेड करने का मोनोपोली दिया गया कि वो कंपनी जाकर ट्रेड कर सकता है। और उसका नाम से पता चलता है कि ये कंपनी ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में ट्रेड करने के लिए बनाया गया था। जैसे कि उसका नाम है गवर्नर, जो कि गवर्नमेंट को सिंबलाइज करता है, गवर्नमेंट को दर्शाता है। एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन, ये लंदन के व्यापारियों का एक एसोसिएशन है। ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज मतलब वर्ल्ड के ईस्टर्न पार्ट। द अराइवल ऑफ कैप्टन विलियम हॉकिंस इन 1608, 1608 को कैप्टन विलियम हॉकिंस का भारत में पहुंचना। एंड द मीटिंग ऑफ हॉकिंस विथ जहांगीर इन 1609, जहांगीर से हॉकिंस का मिलना 1609 में। इज द स्टार्टिंग ऑफ इंग्लिश एरा इन इंडिया, ये भारत में इंग्लिश एरा का आरंभ माना जाता है। क्योंकि हम पोर्तुगीज के बारे में जब पढ़े थे, हम इसे पोर्तुगीज का डिक्लाइन का शुरुआत कहते थे। अब हम इसे इंग्लिश एरा का भारत में वो जो शुरुआत था, इस तरह से देखते हैं। क्योंकि पहले जो इंग्लिश मर्चेंट भारत में आकर पहुंचे थे वो थे कैप्टन विलियम हॉकिंस, जो कि भारत को आकर भारत में एक फैक्ट्री सूरत में एस्टेब्लिश करना चाहते थे। वो इसलिए भारत को आए थे, जहांगीर से मिले थे। वो जहांगीर को तो इम्प्रेस कर पाए। इससे ऐसे कहा जाता है कि जहांगीर ने उनको अपना मनसबदार बनाया था, जिसे हम रेवेन्यू कलेक्टर बोलते हैं। लेकिन उनका जो लक्ष्य था कि भारत के सूरत में वो अपना फैक्ट्री एस्टेब्लिश करना चाहते थे, वो नहीं हो पाया। वो 1611 को लौट गए। लेकिन 1611 से और 1611 से जब विलियम हॉकिंस लौट गए, तब से इंग्लिश ने मासूलीपट्टनम, आंध्र के मासूलीपट्टनम में अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर चुके थे। और 1611 से 5 साल बाद मासूलीपट्टनम में इंग्लिश ने एक फैक्ट्री एस्टैब्लिश किया।
In 1612, the defeat of Portuguese by English under Captain Best in the Sea of Surat brought opportunity from Jahangir to establish factory at Surat. कैप्टन थॉमस बेस्ट ने जब सूरत के पास में जो सी में सूरत के पास सी में पोर्तुगीज का वो जो नावी था उसको डिफीट किया, इससे जहांगीर इम्प्रेस हुए थे और यही जो घटना हुआ ये इंग्लिश को सूरत में फैक्ट्री एस्टैब्लिश करने का अपॉर्चुनिटी दिया। तो सूरत में 1612 में फैक्ट्री इंग्लिश ने लगाया। इन 1632 द गोल्डन फरमान रिसीव्ड फ्रॉम सुल्तान ऑफ गोलकोंडा। 1632 में जो परमिशन मिला सुल्तान ऑफ गोलकोंडा से कि गोलकोंडा पोर्ट में इंग्लिश फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं, निःशुल्क व्यापार कर सकते हैं, लेकिन एनुअली उनको 500 पागोडास गोलकोंडा के सुल्तान को देना पड़ेगा। ये जो पागोडास है ये है वैल्यूएबल्स इन काइंड ऑफ ऑर्नामेंट्स, इसे हम पागोडास बोलते हैं। In South India, the Fort St. George at Madras was built after getting permission from the ruler of चंद्रगिरी। चंद्रगिरी के रूलर से परमिशन मिलने के बाद साउथ इंडिया में अपना जो ट्रेडिंग इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मद्रास में इंग्लिश ने एक दुर्ग बनाया जिसे हम सेंट जॉर्ज के नाम से जानते हैं। एंड द मद्रास बिकेम द हेडक्वार्टर इन साउथ इंडिया। दक्षिण भारत में मद्रास अंग्रेजों का हेडक्वार्टर बन गया। इन 1633 साल 1633 में द इंग्लिश एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्री एट हरिहरपुर इन महानदी डेल्टा। इंग्लिश अपना फैक्ट्री हरिहरपुर इन महानदी डेल्टा, महानदी के वो जो डेल्टा में वो उड़ीसा में है, एंड एट बालेश्वर इन उड़ीसा, यहाँ पे अपना फैक्ट्री एस्टैब्लिश किया। इन 1651 शाह सुजा द गवर्नर ऑफ बंगाल, ये बंगाल जो था ये मुगल एम्पायर का, और हम बोल सकते हैं मुगल एम्पायर का एक प्रोविंस था। वहाँ पे जो गवर्नर थे वो थे शाह सुजा। 1651 में शाह सुजा ने इंग्लिश को बंगाल में ट्रेड करने का परमिशन दे दिया फॉर एनुअल पेमेंट ऑफ 3000 इन ल्यू ऑफ ऑल ड्यूटीज। इंग्लिश वहाँ पे ट्रेड करने के लिए उनको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा, सिर्फ साल में 3000 रुपया वो शाह सुजा को देंगे। इंग्लिश आफ्टर दैट एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्रीज बंगाल के हुगली में, कासिम बाजार में, पटना में, जो कि उन दिनों में बंगाल प्रोविंस का हिस्सा था लेकिन वर्तमान में वो बिहार में है, एंड राजमहल में, वो जो राजमहल है वो वर्तमान में झारखंड में है लेकिन वो उन दिनों में बिहार प्रोविंस का हिस्सा, बंगाल प्रोविंस का हिस्सा था। डिस्पाइट द परमिशन, ये परमिशन के बाद में भी जो शाह सुजा से परमिशन मिला था इंग्लिश को, ये परमिशन के बाद में भी कंपनीज बिजनेस वाज थ्रेटेंड बाय कस्टम ऑफिसर्स। वहाँ पे जो कस्टम ऑफिसर्स थे उन्होंने टोल देने के लिए इंग्लिश को बोलते थे, तो इंग्लिश ट्रेडर्स को वो टोल देने के लिए हमेशा बोलते थे। इससे वो जो इंग्लिश को जो प्रॉब्लम हो रहा था, तो ये जो ऑब्स्टैकल्स था उसे हटाने के लिए पहले से ही हुगली में इंग्लिश ने अपना एक सेटलमेंट एस्टैब्लिश कर चुके थे, क्योंकि सेटलमेंट होगा तो उनका जो नंबर वहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंट होगा तो वो अपना जो ट्रेडिंग इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो इसलिए हुगली में इंग्लिश ने
अपना सेटलमेंट बना चुके थे। तो ये हुआ जब कस्टम ऑफिसर्स ने परमिशन के बावजूद, शाह शुजा के परमिशन के बावजूद टोल कलेक्ट करने लगे। तो इन अगस्त 1682 साल 1682 में अगस्त के महीने में इंग्लिश सॉट रिड्रेसल फ्रॉम द गवर्नर ऑफ बंगाल शाइस्ता खान। 1682 में 1682 में अगस्त के महीने में ये जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे इंग्लिश, वो उसका कुछ सॉल्यूशन का आशा बंगाल के गवर्नर शाइस्ता खान से की। लेकिन कुछ उन्होंने वो जो सॉल्यूशन ढूंढे और उसके लिए अपील की शाइस्ता खान के पास, उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आया। तो इससे इंग्लिश और मुगल के बीच में टसल, वी कैन से फाइट शुरू हुआ। तो जब इंग्लिश और मुगल के बीच में फाइट शुरू हुआ, आफ्टर दैट इंग्लिश लॉस्ट हुगली, इंग्लिश हुगली को खो दिए। लेकिन इंग्लिश का एक जो इंग्लिश कंपनी का एक एजेंट थे, जो थे जॉब चार्नोक, उनका नाम है जॉब चार्नोक। वो मुगल को प्लीड करके, मतलब उनके साथ नेगोशिएशन करके, उनको समझा के सुतानटी के पास में एक फैक्ट्री एस्टैब्लिश किए। बट गॉट सुतानटी बाय प्लीडिंग एंड एस्टैब्लिश्ड ए फैक्ट्री देयर। तो जॉब चार्नोक ने मुगल को प्लीड करके सुतानटी के पास एक फैक्ट्री एस्टैब्लिश की। इन द ईयर 1662 में चार्ल्स टू ऑफ इंग्लैंड, जो कि उन दिनों में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड, वो जो तीनों कंट्री था वो एक माना जाता था, उसका किंग थे। वो मैरिज किया किसको ना, कैथरीन को। कैथरीन पोर्तुगीज का प्रिंसेस थे। तो उनको चार्ल्स टू ने 1662 में मैरिज किया टू दी पोर्तुगीज प्रिंसेस, जिनका नाम था कैथरीन। इससे इंग्लिश को पोर्तुगीज से बॉम्बे प्राप्त हुआ। तो द मैरिज ऑफ चार्ल्स टू द पोर्तुगीज प्रिंसेस कैथरीन ब्रॉट बॉम्बे फ्रॉम द पोर्तुगीज। इन 1687 वेस्टर्न प्रेसिडेंसी में इंग्लिश का हेडक्वार्टर बॉम्बे बन गया। तो इन 1687 द हेडक्वार्टर बिकेम बॉम्बे इन वेस्टर्न प्रेसिडेंसी। वेस्टर्न प्रेसिडेंसी में इंग्लिश का हेडक्वार्टर बॉम्बे बना। इन 1698 इंग्लिश बॉट जमींदारी, इंग्लिश जमींदारी को खरीदा। किसका जमींदारी ना, 3 विलेजेस का जमींदारी। वो 3 विलेजेस है सुतानटी, गोविंदपुर एंड कलिकता। सुतानटी, गोविंदपुर एंड कलिकता, ये तीनों बंगाल में है। इसका जो जमींदारी था उसको इंग्लिश ने खरीदा उनका जमींदार से, फ्रॉम देयर ओनर्स। तो ओनर्स से जमींदारी खरीद ली। इन 1700 ए फोर्टिफाइड सेटलमेंट एट सुतानटी, जो सुतानटी में इंग्लिश का एक सेटलमेंट था, उसको फोर्ट विलियम का नाम दिया गया। तो फोर्ट विलियम सुतानटी का एक सेटलमेंट का नाम था। इसका मतलब फोर्ट विलियम बंगाल में था। बिकेम द हेडक्वार्टर इन द ईस्टर्न प्रेसिडेंसी। तो ईस्टर्न साइड में इंग्लिश का हेडक्वार्टर फोर्ट विलियम बना, जबकि साउथ में इंग्लिश का हेडक्वार्टर मद्रास था, जिसमें फोर्ट सेंट जॉर्ज था। और वेस्टर्न प्रेसिडेंसी में इंग्लिश का हेडक्वार्टर
बॉम्बे बना। इन 1717 को मुगल एम्परर फारूक सियार जो कि 1713 से लेकर 1719 तक मुगल एम्परर थे। तो फारूक सियार जो मुगल एम्परर थे वो 1717 में एक फरमान, एक परमिट इशू किए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसमें इंग्लिश के लिए बहुत सारे सुविधाएं थी, जिसको हम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के माग्ना कर्ता मतलब ग्रेट चार्टर मानते हैं, जिससे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना जो स्ट्रेंथ था और इन्फ्लुएंस था उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा पाया। तो ये था मुगल एम्परर फारूक सियार का दिया गया माग्ना कर्ता, जिसे हम कंपनी के ग्रेट चार्टर बोलते हैं। जैसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन से, और हम बोल सकते हैं क्वीन एलिजाबेथ से एक चार्टर लेकर एज ए चार्टर्ड कंपनी भारत को आए थे। सिमिलरली भारत में वो ट्रेड करने के लिए जो उनको बहुत सारे सुविधाएं वो फारूक सियार से मिला था, इसलिए वो जो फरमान था और वो जो परमिशन था उसे हम माग्ना कर्ता और ग्रेट चार्टर के नाम से जानते हैं। अब हम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक है फाउंडेशन ऑफ फ्रेंच सेंटर्स इन इंडिया। ड्यूरिंग द रेन ऑफ लुइस XIV जो कि ब्रिटेन के सबसे ज़्यादा टाइम रूल करने वाले किंग है, जो 1643 से लेकर 1715 तक रूल किए हैं। उनके टाइम में जो उनका एक मिनिस्टर थे कोलबर्ट, वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का फाउंडेशन रखे थे। जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है फ्रेंच में उसे हम कंपनी डेस इंडेस ओरिएंटल्स ऐसे बोलते हैं। ये जो कंपनी था ये 50 इयर्स मोनोपोली ऑफ ट्रेड के साथ क्रिएट किया गया था इन द ईयर 1664। इन 1667 फ्रांकोइस कैरन headed an expedition to India, setting off a factory in सूरत। 1667 में फ्रांकोइस कैरन ने सूरत में अपना एक फैक्ट्री बसाया। मरकरा ए पर्सियन हु अकम्पनाइड कैरन के साथ आए हुए मरकरा ने अनदर फैक्ट्री आंध्र के मासुलीपट्टनम में 1669 को बसाया। बाय गेटिंग ए पेटेंट फ्रॉम द सुल्तान ऑफ गोलकुंडा के सुल्तान से परमिशन लेते हुए मासुलीपट्टनम में, आंध्र के मासुलीपट्टनम में उन्होंने एक फैक्ट्री बसाया। इन 1673 मुगल सूबादार शाइस्ता खान, जिसे हम बंगाल के गवर्नर मानते हैं, उनसे परमिशन लेकर फ्रेंच ने चंदेर नगर जो कि कोलकाता के पास में है, वहाँ पे एक टाउनशिप, वहाँ पे एक सेटलमेंट एस्टैब्लिश की। इन 1673 शेर खान लोधी जो कि बीजापुर सुल्तान के अंडर में एक गवर्नर है, वो बालीकोंडापुरम के गवर्नर है जो कि तमिलनाडु स्टेट में है, उनसे परमिशन मिला फ्रांकोइस मार्टिन को, जो कि मासुलीपट्टनम फैक्ट्री का डायरेक्टर थे। इन 1673 शेर खान लोधी ग्रांटेड द डायरेक्टर ऑफ मासुलीपट्टनम फैक्ट्री फ्रांकोइस मार्टिन ए साइट फॉर ए सेटलमेंट। तो शेर खान लोधी ने मासुलीपट्टनम फैक्ट्री के डायरेक्टर जो थे फ्रांकोइस मार्टिन, उनको एक प्लेस फ्रेंच के सेटलमेंट के लिए दिए।
एज ए रिजल्ट, जिसका फलस्वरूप पौंडीचेरी वाज फाउंडेड इन 1674, जिसका फलस्वरूप पौंडीचेरी एस्टेब्लिश हुआ और हम बोल सकते हैं पौंडीचेरी एग्जिस्टेंस को आया। आफ्टर टेकिंग चार्ज एज गवर्नर, बाद में जब फ्रांकोइस मार्टिन गवर्नर बने, वो पौंडीचेरी को एज ए प्लेस ऑफ इम्पोर्टेंस ऐसे डेवलप किया। तो पौंडीचेरी को फ्रेंच का एक इम्पोर्टेंट प्लेस और हम बोल सकते हैं ट्रेड सेंटर बनाया, एंड इसे भारत में अपना एक गढ़ बनाया एंड मेड इट स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द फ्रेंच इन इंडिया। तो फ्रेंच का एक गढ़ पौंडीचेरी को बनाया फ्रांकोइस मार्टिन ने। द एलियंस ऑफ डच विथ इंग्लिश अगेंस्ट फ्रांस इन द 9 Years वार गेव पावर टू डच टू कैप्चर पौंडीचेरी इन 1693। ये जो 9 Years वार है वो फ्रांस का जो रूलर थे लुइस 14, उनका वो जो टेरिटोरी एक्सपेंड करने का एम्बिशन को पूरा करने के लिए चला था। जब फ्रांस अपना टेरिटोरी को एक्सपेंड करने के लिए दूसरे जो टेरिटोरीज था उन पर हमला किया, तब फ्रांस का जो कॉम्पिटिटर्स थे वो सारे कंट्रीज एकजुट होकर फ्रांस के अगेंस्ट में लड़ा था। तो ये जो अलियंस था और सब कॉम्पिटिटर्स के, फ्रांस के सारे कॉम्पिटिटर्स के, उसे हम ग्रैंड अलियंस के नाम से जानते हैं, जिसमें डच भी था, इंग्लिश भी था। तो डच और इंग्लिश जब फ्रांस के अगेंस्ट में मिलकर लड़ाई की, इससे डच ने पौंडीचेरी को कैप्चर किया इन 1693, क्योंकि वार जब यूरोप में चलता है, उसका प्रभाव से उनका जो कॉलोनीज होता है वहाँ पे भी कुछ ना कुछ वो जो बैटल और हम बोल सकते हैं वो जो फाइट देखने को मिलता है। ऐसा हुआ कि जब 9 Years वार चला यूरोप में, जिसमें फ्रांस एक साइड में रहा और ग्रैंड एलियंस दूसरे साइड में, जिसमें डच और इंग्लिश भी पार्टिसिपेट किए, तो उसका प्रभाव इंडिया में यह हुआ कि डच पौंडीचेरी को फ्रांस से कैप्चर किया। बट द ट्रीटी ऑफ रिजुइक, एक रिजुइक जो कि नेदरलैंड का एक सिटी है, वहाँ पे 9 Years जो वार चल रहा था उसका एंड में जब वो ट्रीटी हुआ, उस ट्रीटी के मुताबिक इन सितंबर 1697 को पौंडीचेरी फिर से फ्रेंच के कब्जे में आया। हम ऐसे बोल सकते हैं द ट्रीटी ऑफ रिजुइक एट द एंड ऑफ वार, एट द एंड ऑफ 9 Years वार इन सितंबर 1697 रिस्टोर्ड पौंडीचेरी टू द फ्रेंच। द वार ऑफ स्पेनिश सक्सेशन, द वार ऑफ स्पेनिश सक्सेशन जो कि 1701 से 1714 तक चला, फ्रॉम द ईयर 1701 टू 1714। ये जो पूरा का पूरा 13 साल तक ये जो स्पेनिश सक्सेशन का वार चला, इसमें फ्रांस को अपना सूरत में, मछलीपट्टनम में और इंडोनेशिया के बैंटम में जो फैक्ट्रीज था उसको छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो जो स्पेनिश सक्सेशन वार था वो कुछ ऐसा था, जब स्पेन का वो जो राजा थे चार्ल्स II ऑफ स्पेन, उनका जब देहांत हो गया, तब दो उनका हम बोल सकते हैं जो थे सक्सेसर, एक फ्रांस से थे और एक ऑस्ट्रिया से थे, क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं था। तो उनके बेटी के हिसाब से, जो 2 बेटियां थे उनके हिसाब से उनका 2 सक्सेसर मिले, एक फ्रांस से था और एक ऑस्ट्रिया से था। तो दोनों ने लड़ाई की, स्पेन का वो जो राजा बनने के लिए दोनों ने लड़ाई की। तो वो जो लड़ाई चला वो 1701 से लेकर 1714 तक चला। इस वार के प्रभाव में फ्रेंच को ये नुकसान हुआ कि फ्रेंच को सूरत, मछलीपट्टनम एंड बैंटम में जो उनका फैक्ट्रीज था उनको छोड़ना पड़ा।
इन 1720 तो ये जो वार ऑफ स्पेनिश सक्सेशन के प्रभाव में फ्रेंच का जो पोजीशन था वो इंडिया में थोड़ा वीक होने लगा। लेकिन इन द ईयर 1720 1720 को द फ्रेंच कंपनी वाज रिकॉग्नाइज्ड एज परपेचुअल कंपनी ऑफ द इंडीज। तो ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड का परपेचुअल कंपनी ऐसे रीऑर्गेनाइज्ड किया गया, फ्रेंच कंपनी को ऐसे रीऑर्गेनाइज्ड किया गया, उसे यह नाम दिया गया कि यह है परपेचुअल कंपनी ऑफ द इंडीज। तो ये जो रीऑर्गेनाइज हुआ, फ्रेंच कंपनी को और भी ज़्यादा एम्पावर किया गया और भी बहुत सारा पावर मिला, राइट्स मिला, अथॉरिटीज़ मिला फ्रॉम द फ्रेंच गवर्नमेंट। इससे वो जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका जो स्ट्रेंथ था वो पुनर्जीवित हो उठा। तो पुनर्जीवित हो गया, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो ऐसे इंग्लिश और फ्रेंच अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रखे भारत में। इसलिए वो बाद में जब भारत के जो शासकों के बीच में पावर बैटल चला उनमें पार्टिसिपेट कर पाए और दोनों के बीच में वार चला, लेकिन इंग्लिश इसमें सक्सेसफुल हुआ। इसलिए जो ब्रिटिश थे वो भारत को 1947 तक रूल किए। लेकिन फ्रेंच जब एक दो वार ब्रिटिश के साथ लड़ा और हार गया, इससे फ्रेंच को अपना जो इन्फ्लुएंस था और जो रूल करने का जो एम्बिशन था उसको छोड़ना पड़ा। थैंक यू।